गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। तो रोज सुबह 6 बजे आपको एमटीएस एग्जाम के रिगार्डिंग एक वीडियो मैं देने का प्रयास करूंगा। एग्जाम के 6 महीने बचे हैं, इसलिए मैंने 6 बजे का टाइम सुबह चूज करा है ताकि आपको एक मोमेंटम बना रहे पढ़ने का। ठीक है, मैं फालतू की बातें नहीं करता, सीधा मुद्दे पर आता हूँ कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो अभी 2024 में हुआ है। ये 16 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट है। ठीक है, और वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट है। इसमें कैंडिडेट के 88 मार्क्स आए हैं रॉ यूआर कैटेगरी से, उसका हवलदार की लिस्ट में नाम है। इन सज्जन का सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन मजे की बात यह है कि 88 नंबर पे भी मतलब 112 या 113 नंबर जो चाहिए, 23 नंबर के लगभग नॉर्मलाइजेशन हुई है। ठीक है, 23 मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में हुई है, इस पेपर में। इंग्लिश को तो बाद में देखेंगे, लेकिन जीके को पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसने बहुत रुलाया है कैंडिडेट्स को। तो जरा देख लेते हैं कि इसमें कितने कठिन सवाल थे, कितने एब्सर्ड सवाल थे, और क्या सच में फाउंडेशन कोर्स नाम की जो चीज है, जो लोग आपको बेचने का प्रयास करते हैं, ये हमें करने की जरूरत है, या फिर एक्चुअली में प्रिपरेशन करनी कैसे। ठीक है, ये सब कुछ मैं इसी 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 वीडियो के माध्यम से आपको अभी की अभी दिखा दूंगा, अभी के अभी टैकल कर लेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहाँ से आए, स्टैटिक क्वेश्चन कहाँ से आए, सब कुछ अभी देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो मतलब मिथेनॉल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, या फिर मान लीजिए ऐसे कुछ फॉर्मूला लिखा रहता है, या CH2S लिखा रहता है, इस काइंड की रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है। आंसर आपके सामने है। ठीक है, अब ये इसको मैं थोड़ा कठिन सवाल मानूंगा, तो मैं टी लिख के गोला बना देता हूँ। कठिन सवाल है, लेकिन ये लूसेंट में मेंशन है। ठीक है, लूसेंट में केमिस्ट्री में जाओगे तो मेंशन है। अब आने वाली वीडियोस में मैं एनालिसिस करूंगा टफ शिफ्ट का, तो मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया करूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा फेथ बना रहे कि हाँ ये सब सवाल बुक से ही आया है। ठीक है, तो ये कठिन सवाल है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वो मियां तानसेन ने कौन सा राग बनाया था जिससे बारिश के लिए था, तो मेघमल्हार। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन बना के मैं गोला बना देता हूँ लास्ट में काउंट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, इस किताब का टेम्पल टेल्स सीक्रेट एंड स्टोरीज ऑफ इंडिया सेक्रेट प्लेसेस, इस किताब के लेखक कौन है। सुधा जी तिलक। मैंने तो इसका सच कहूँ तो मैंने नाम नहीं सुना है, हो सकता है प्रीवियस ईयर में मैंने ढूंढने का प्रयास भी करा काफी, क्योंकि मेरे पास ई बुक है प्रीवियस ईयर वाली, तो उसमें मैंने कंट्रोल F करके ढूंढने का प्रयास करा, लेकिन मुझे मिला नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको टफ कैटेगरी में डालूंगा। एग्जाम हॉल में याद आए ना आए तुक्के की बात है, तो टफ कैटेगरी में इसको डाल देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली चलेंगे। अभी देखना आप ध्यान से 23 नंबर की नॉर्मलाइजेशन है, वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट है। अभी आपके सामने दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है 2025 की। और ये भी एक बात क्लैरिफाई हो जाएगी कि 2022 में और 2023 में क्या कुछ अलग हुआ था इससे जो 2024 में हुआ है। अभी देखिए आपके सामने आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, ये वीपी धनंजन, शांता धनंजन, इनको रुक्मणी देवी मेमोरियल अवार्ड मिला। अगर आपको इतना ही पता है कि रुक्मणी देवी और रोनाल्डे जो है किससे संबंधित है, ठीक है, तो भी भरतनाट्यम मार देते। ठीक है, अगर इतना पता होता तो। अगर खुदा न खास्ता ना पता होता तो पहली बात, ये प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, पहली बात। दूसरी बात, रुक्मणी देवी से आप लोग कर सकते थे गेस। तीसरी बात, मैंने आपको जब पहले एमटीएस के प्रिपरेशन में कराता था, अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियोस बनाई थी, मैंने उसमें आपको हॉट कीवर्ड कंसेप्ट बताया था। एक हॉट कीवर्ड कंसेप्ट होता है, जब भी डांस फॉर्म से क्वेश्चन आए, कुछ ना समझ आए, तो आंख बंद करके भरतनाट्यम मार दो। ठीक है, ये मतलब जांचा परखा मेरा वो कुछ टेक्निक कह सकते हो, जो भी है। अगर तुक्का ही मारना हो तो ये मार सकते हो, लेकिन अब इसमें तीन तीन पैमाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का भी है, और अदरवाइज भी रुक्मणी देवी से आपको पता चल सकता है, और तीसरा हॉट कीवर्ड तो है ही। तो मैं इसको इजी कैटेगरी में डालने की हिमाकत करूंगा कि आसान सवाल मैं तो उसको मान लेता हूँ, क्योंकि इतना आई डोंट थिंक इसको कोई ऐसा कोई बंदा हो जो ना कर पाया हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का था। यार इस क्वेश्चन में मुझे जेन्युइनली डाउट है, इसमें किसी न किसी ने रिप्रेजेंटेशन जरूर डाली होगी। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना। तो मैं इस क्वेश्चन को गलत ही मान के चल रहा हूँ, मैं मेरी नजर में तो गलत है, क्योंकि बड़ा वेग क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही वेग क्वेश्चन है ये, बड़ा ही ग्रे एरिया वाला। आप इसको ऑप्शन पढ़ के देखो कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो क्यों बनाती है। चारों ऑप्शन पढ़ के देखो, आप खुद जान जाओगे कि इसमें क्या गलती है, और आप खुद बोलोगे ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। हो सकता है किसी ने रिप्रेजेंटेशन डाली हो, लेकिन मैं तो उसको गलत मान के चलता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। शुद्धि मूवमेंट, आर्य समाज। ठीक है, इजी क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे प्रोविजन किससे लिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 1000 मर्तबा सवाल आ चुका है, आसान सवाल। ठीक है, अभी देखना किस रिसोर्स से क्वेश्चन आया है, किस बुक से आया है, और किस नोट से पढ़ना है, अभी सब पता चल जाएगा। ये 8वां क्वेश्चन आया था आपका मनोबल तोड़ने के लिए। अजीब सा सवाल, मैंने तो कभी नहीं सुना इसको। सेंसस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, 2011 की, 2001 की। अब इधर 2001 का पूछ लिया। 2001 में सेंसस के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज ऑफ इमिग्रेंट पॉपुलेशन श्रीलंका से है। भाई मुझे क्या पता कौन सी है, कितनी है। टफ क्वेश्चन, इसको करना ही नहीं था, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन था बीच में। इससे अगला सवाल देखो, सिंपली पूछ लिया कि इंटीग्रेटेड जीएसटी जो टैक्स अमेंडमेंट बिल आया 2023 में, तो ये कौन से बिल को अमेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये है, ये पूछ रहे कि जीएसटी कब आया था। 2017 में आया था, बात खत्म, आसान सवाल। और प्रीवियस ईयर का भी सवाल है, जीएसटी में क्वेश्चन पहले डायरेक्ट आ चुका है कि जीएसटी कब आया।
ठीक, दोबारा पूछ लिया कि मतलब जब जब जीएसटी आया था तो उसमें आईजीएसटी भी आया था, एक इंटीग्रेटेड होता है, एक स्टेट की जीएसटी होती है, एसजीएसटी होता है, ठीक है, तो वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं, उसी के पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं ये सारे, ठीक। तो जीएसटी का सवाल था, आसान सवाल था। अगला है कि इनमें से हड़प्पा की खुदाई में क्या नहीं मिला? भाई पब्लिक बिल्डिंग, जाहिर सी बात है मिली थी, पब्लिक बात, ये तो बिल्कुल मिला था भाई, रहने के घर तो मिले थे। पब्लिक हॉस्पिटल नाम की चीज लूसेंट किताब में मैंने तो नहीं पढ़ी, ना किसी ने देखी होगी, यही एक अजीब सा ऑड वन आउट सा लग रहा है, तो आसान सवाल, इजी। कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नागरा स्टाइल का नहीं है? आसान सवाल, ये तो वीडियो पॉज करके आप खुद पढ़ लो, खुद बता दोगे नागरा और द्रविड़ स्टाइल के कौन कौन से टेम्पल्स हैं। लूसेंट में भी दिया हुआ है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक टफ सवाल आ गया, ये मनोबल तोड़ने के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें मेरा भी दिमाग चकरा गया था। ये लूसेंट में बहुत खोजोगे तब जाके शायद आपको मिल जाए, मुझे तो मिला नहीं, क्योंकि कठिन सवाल, टफ, ये बिल्कुल छोड़ने लायक ही था, इसको करना ही नहीं था। 13वां सवाल बहुत आसान था, भारत के संविधान को अमेंडमेंट करने के लिए कहाँ से उधार लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया, आसान सवाल, इजी। लच्छू महाराज किस डांस से? ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्त्री पुरुष तुलना, अब ये पहली बार जब मैंने सवाल देखा मेरा भी दिमाग चकरा गया कि ये सवाल क्या है, क्योंकि नॉर्मल बुक्स में नहीं देखने को मिलता, लेकिन 2020 एमटीएस में ये सवाल आया था। ठीक है, हो सकता है कि आपकी नजर में आसान सवाल हो, मेरी नजर में भी आसान सवाल अब बन गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मैंने इसको एक नजर देखा, मैंने 2020 का जब ध्यान से, तब मुझे देखने को सवाल मिला, डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड यही सवाल है, आसान सवाल, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर तो एटलीस्ट एमटीएस से करके जाने ही जाने, एटलीस्ट एमटीएस के। सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ ये सब करो ना करो आपकी इच्छा की बात है, एमटीएस वाले कर लोगे काम हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा, देखो आगे। 16वां सवाल, इनमें से कौन सा रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है? तो बच्चा से बता देगा, बिल्कुल बेकार सा सवाल है। ये वाला सवाल लूसेंट में दिया हुआ है, ठीक है, कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कौन सी, लेकिन मैं इसको कठिन सवाल मानूंगा भाई साहब, इतने ऊटपटांग नाम है, अगर आप पढ़ोगे बॉटनी वाला पार्ट जो है ना, उसका दिमाग चकरा जाता है भाई पढ़ने में ऐसे, उसमें अजीब अजीब से एंजियोस्पर्म्स और दुनिया भर के उसमें एग्जांपल्स दे रखे हो, याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ लोग उसको आसान गाएंगे। लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिसको एक नौकरी चाहिए, उसके लिए टफ सवाल ही माना जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है याद करने के लिए, ठीक है, केवल यही नहीं कि केवल हमको बायोलॉजी का ये पार्ट याद करना है, ऐसा तो नहीं है, हमें बहुत कुछ याद करना है, तो इसलिए ये टफ हो जाता है। हालांकि आया तो डायरेक्ट हेलुसेंट से, बट स्टिल इट्स टफ। ये धम्मा जो है, ये धर्मा शब्द से लिया गया संस्कृत का, तो ये प्रकृत है, आसान सवाल, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इनमें तो आप कर ही लोगे, पाली और प्राकृत में कंफ्यूज हो जाओगे, तो प्राकृत ये तो वैसे दिया भी हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो आई गेस इसको तो मोस्टली कैंडिडेट जो है सही कर ही देंगे। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर इसका हेडक्वार्टर, आसान सवाल, इजी। अभिनव बिंद्रा कहाँ से बिलोंग करते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी था, मैंने भी इसको गलत कर दिया, मतलब जब प्राइमा फेसिया मैंने पहली नजर में देखा तो मुझे लगा कि पंजाब से होगा, ठीक है, बिकॉज सरनेम जो है ये जनरली पंजाब में देखने को मिलता है, लेकिन उत्तराखंड के रेजिडेंट है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आया था लेकिन रिपीटेड है, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिविजुअल कैटेगरी में शायद यही पहली बार जो है गोल्ड लाए थे, तो इसको आसान कहें कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो इसको टफ कैटेगरी में डालूंगा, क्यों? क्योंकि सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट इसको गलत अटेम्प्ट कर देंगे, उसका नेगेटिव में स्कोर जाएगा 1। आप इसको इजी भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैं बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल मॉडेस्ट होकर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, देखते हैं कितने कर सकते हैं नॉलेज बैंक के साथ। 21वां सवाल, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन किस यूटी की है? तो आसान सवाल, लक्षद्वीप, 1000 मरतबा सवाल रिपीट हो चुका है। ये अनहंत सिंह किस राज्य से बिलोंग करते हैं? मुझे नहीं पता, टफ कैटेगरी, मुझे नहीं पता का मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो एक लिमिटेड नॉलेज बैंक के साथ जा रहे हैं उनको नहीं पता, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ये कोड दे रखा है कोपन क्लाइमेट स्कीम का, इतना तो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं कि बी वाला जो होता है वो ड्राई क्लाइमेट का होता है, और इनमें से ड्राई केवल राजस्थान है, ठीक है, तो आसान सवाल इसको कह सकते हैं, अदरवाइज भी रिपीटेड सवाल है, इतना कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। कोपन क्लाइमेट अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो बेसिक्स हैं, ठीक है, बिल्कुल ए बी, और उसमें एस का, ये सब मतलब इनके सब कोड्स होते हैं, बी के सारे सब कोड है, एक बी में होता है ना, ए में होता है, जैसे ट्रॉपिकल आ गया, बी में आ गया, तो उसके सब कोड्स, सब सब क्लासिफिकेशन आ गया, तो इसमें राजस्थान आ गया, कर्नाटक का भी कुछ पार्ट आता है इसमें, तो आसान सवाल। ये कुछ ऊटपटांग सा सवाल सॉरी, इसको टफ कैटेगरी में हम लोग डाल देंगे डायरेक्ट। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन, ठीक है, ओशन का एसिडिफिकेशन जो है वो CO2 से होता है, और जो एसिड रेन वाला जो होता है वो SO2 और NO2 से होता है, ठीक है, तो इतना आपको बेसिक्स तो पता ही होंगे, तो ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हमने इसको डाल दिया। लेटेस्ट काउंट की इजी क्वेश्चन कितने थे, टफ क्वेश्चन कितने थे, और अभी के अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको क्या क्या चीजें कंटिन्यू करनी, कैसे पढ़ना है एक्चुअली में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसको आप क्या कहना चाहोगे? चलो 16 सवाल रखते हैं
और 16 के अलावा बाकी जो है वो नॉट टफ कैटेगरी में। अगर एक मतलब एक चेतनशील व्यक्ति होगा तो तकरीबन 20-22 सवाल तो करके ही आएगा वो, ठीक है। तो बचे हुए सवाल को हम लोग मान लेते हैं कि सब गलत ही होंगे। इस 16 से तो हमको 48 मिल गए, ठीक है। अब 22 सवाल में आप 6 सवाल गलत ही कर दोगे, जाहिर सी बात है। वो 6 अटेम्प्ट करोगे, 6 की 6 गलती होने की, टफ भी है और आप बहुत हाई चांसेस है कि उनको गलत ही करोगे, ठीक है। तो 42 नंबर, ठीक है। एक सवाल मैं आपके लिए और गलत करा देता हूँ, तकरीबन कितने हो गए, 38 नंबर आप स्कोर करोगे। और 38, आई थिंक पर्सनली, अभी आप इसकी इंग्लिश देखोगे ना, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। इसमें गलत हो ही नहीं सकता कोई भी क्वेश्चन, लेकिन स्टिल फिर भी हम मान लेते हैं कि आप मतलब इसमें क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो 71 इसमें स्कोर हम लोग मान के चलते हैं। और 109 नंबर आपको यहाँ पर रॉ स्कोर जो आपको मिल रहा है, जो कि कैंडिडेट के 88 मार्क्स आए, वो क्यों आए, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो वो क्यों आए, देखिए, क्वेश्चन की आप प्लेसमेंट देखिए। अब ये तो खैर क्या होता है, शफलिंग होती रहती है, लेकिन ये ऊट पटांग क्वेश्चन है, ये मनोबल तोड़ने का सवाल है। ये टफ क्वेश्चन, बहुत टफ था ये अनंत कभी नाम ही नहीं सुना। और जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अभिनव बिंद्रा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है हालांकि, मैं टफ क्वेश्चन की डायरेक्ट लेके आता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, इतना टफ है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो भाई साहब एक अलग ही लेवल पे चला गया है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि टफ है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे फर्क ये पड़ रहा है कि अगर मान लो इनकी प्लेसमेंट शुरू में हो गई, या फिर ऐसे अल्टरनेट पे हो गई, मतलब एक आसान एक टफ, एक आसान एक टफ, कैंडिडेट का दिमाग हिल जाएगा भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, ये होता है यहाँ पर। बंद कमरों के अंदर बैठ के और यहाँ पर ऐसे टिप्स दे पाना बहुत आसान होता है, लेकिन कैंडिडेट जब एग्जाम हॉल में फेस करता है ना, तब ये प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चंस बहुत मैटर करती है। इस वजह से जो है स्कोर डाउन जाता है। अदरवाइज इसमें देखो ना, आपके सामने मैंने 16 सवाल दिखाए, बच्चों की तरह सवाल, आपने वीडियो पॉज करके खुद ही आंसर दे दिए होंगे। 48 नंबर का आपको श्योर शॉट हो सकता है, लेकिन स्टिल मैंने फिर भी इसमें क्वेश्चन गलत मान लिया। कुल मिला के 38 नंबर आप यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं। 71 सवाल आने वाली वीडियो में आपको इंग्लिश में सॉल्व करा दूंगा, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी काफी। देखना, कोई भी इसमें सवाल गलत होने लायक था ही नहीं। एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा मुझे ईडीएम अजीब सा लगा, अदरवाइज 71 मार्क्स आराम से इसमें आ सकते थे। 109 नंबर, 109 नंबर लाने पर इसमें मतलब इसको कहते हैं ना, प्यार से जॉब मिल जाएगी बिल्कुल, कि 120 130 के अराउंड इसका स्कोर बनेगा फिर, ठीक है। बिल्कुल प्यार से जॉब मिल जाएगी, एमटीएस में मिल जाएगी, हवलदार कुछ भी हो, दोनों मिल जाएगी, ठीक है। 130 इज अ वेरी डिसेंट स्कोर। वडोदरा कस्टम की आई गेस सबसे कम कट ऑफ जाती है इस बार, हो सकता है कि डीजीपीएम की कट ऑफ कम जाए, तो हवलदार में इजीली क्लियर हो सकता था। सो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो पहली फॉरमोस्ट थिंग है, अब इसको तो बाद में आएंगे कि हमको मॉक सॉल्व करना है, क्योंकि ना ऊट पटांग सवाल प्लेसमेंट होती है, उसको हम बाद में टैकल करेंगे। पहले नॉलेज बैंक बनाना बहुत जरूरी है। तो नॉलेज बैंक केवल दो चीजों से बनेगा, ठीक है, दो चीजों से केवल और केवल। पहला फॉरमोस्ट थिंग है प्रीवियस ईयर पेपर, पास्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स। इन प्रीवियस ईयर पेपर से हमको टॉपिक समझने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मर्तबा से सवाल रिपीट होते हैं। तो हम टॉपिक समझ गए कि कोपन क्लाइमेट स्कीम का जो वेजिटेशन से सवाल बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। और वर्ल्ड वेजिटेशन से बहुत ज़्यादा आता है, सवाना कौन सा हो गया, ट्रॉपिकल, और मान लीजिए ईस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन हो गया, ये कौन से क्लाइमेट से कहाँ कहाँ फॉल करते हैं, इक्वेटोरियल हो गया, चाइना टाइप क्लाइमेट कैसा होता है। तो ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर से देखा और उसको हमने लूसेंट की मदद से पढ़ने का प्रयास किया, मतलब उससे पढ़ा हमने और प्रीवियस ईयर पेपर करते रहे। बस ये दो चीज पैरेलल में चला लो। लूसेंट पूरी नहीं रटनी, प्रीवियस ईयर से टॉपिक निकाल के पढ़ने, प्रीवियस ईयर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, लूसेंट को सेकंड प्रायोरिटी। आपके सामने मैंने बता दिया कि प्रीवियस ईयर से कितने सारे क्वेश्चन है, ठीक है, इतने में एग्जाम क्लियर हो रहा है। इसीलिए मैंने वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट उठाई, आसान उठा लेता तो बात ही खत्म हो जाती, फिर तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, आप लोग का फिर मनोबल बढ़ जाता। लेकिन मुझे मनोबल आपको तोड़ना नहीं, मनोबल आपको बल्कि रियलाइज कराना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज, आज से आपको कसम खा लेनी है कि प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से तो एटलीस्ट आप लगाने शुरू करो, 2019 से चलो, उल्टा चलो, ठीक है। वो बात अलग है कि पहले 24 के 23 के करने चाहिए आपको, वो बाद में करेंगे, अभी बहुत समय है। पहले 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, ऐसे करना चलो। पहले इतने का सेट बना लो इन तीन का, क्योंकि ये इससे पहले पैटर्न अलग था, ठीक है। तो 19, 20, 21 ये तीन के तो रट्टे लगा लो। फिर 23, 22, 23, 24 इनको एक अलग सेट बना लो, मतलब तीन तीन के सेट बना लो अलग अलग। इनसे पढ़ने का प्रयास करो, इनको सवाल को मेमोराइज करो, केवल ये। सीजीएल की तरफ भी मत भागो कि सीजीएल के मैं जीएस के क्वेश्चन याद करूंगा, नहीं याद कर पाओगे भाई। इस रात की कोई सुबह नहीं है, इतनी सारी शिफ्ट होती हैं, 40-40 शिफ्ट होती हैं, ठीक है। 22 में भी 40 हुई, फिर 23 में हुई, अब 24 में भी 40 से ऊपर ही हुई है। इतने सारे का याद नहीं कर सकते, और फिजिबल भी नहीं, और करना भी नहीं चाहिए, मूर्खता है। क्योंकि केवल एमटीएस से ही सवाल फ्रेम हो रहे हैं आपके सामने, मैंने दिखा ना, स्त्री पुरुष तुलना वाला सवाल। आप इसको लूसेंट में ढूंढने जाओगे बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन एमटीएस में डायरेक्टली दे रखा 2020 में, और डायरेक्टली सवाल आ गया, जबकि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में आ गया। और ये वाला जो सवाल था अपना अभिनव बिंद्रा वाला, ये भी सवाल रिपीटेड सवाल है, लेकिन अब वही ना कि हमारी नजर नहीं पड़ती उस पे, क्योंकि हम एमटीएस के अलावा और भी चीजों पर टारगेट करने लग जाते हैं। वो एक चूक है अपनी,
ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है। केवल 3 साल के पेपर को देखना है, उसके बाद इन प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस करना है। देन मतलब इनसे टॉपिक निकाल निकाल के लूसेंट से हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग मॉक की आगे स्ट्रेटेजी बनाएंगे आगे आने वाले दिनों में। 1-2 महीने आप रुक जाओ, उसके बाद मैं आपको पूरा फॉर्मेट दे दूंगा। ऐसे तरीके से आपसे मॉक सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको एब्सोल्यूट नॉलेज हो जाए। जो एब्सोल्यूट नॉलेज का मैं प्रोपोनेंट हूं ना, कि एब्सोल्यूट नॉलेज होनी चाहिए। ये गस मास्टर तुक्कागिरी वाला नहीं। जैसे पहले सवाल जो था ना, इसको मैंने इसीलिए कंसीडर नहीं करा। मैं तुक्कागिरी के बहुत खिलाफ इसलिए हूँ क्यों, ये वाला सवाल जो है ना, इसको हालांकि मैंने कंसीडर कर लिया, लेकिन इसमें तुक्का वाला पार्ट तीसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे प्रीवियस ईयर पे था ये रिपीट। दूसरा रुक्मिणी देवी बहुत फेमस नाम है, मल्टीपल टाइम रिपीट भी हुआ है। अब ये हॉट कीवर्ड वाला, ये तुक्के वाला काम होता है कि कुछ नहीं तो भरतनाट्यम मार दो, ये तुक्के वाला काम है। लेकिन ये तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं। पहले नंबर पे होता तो मैं इस सवाल को कंसीडर ही नहीं करता। तुक्के से नहीं निकलेगा एमटीएस। और एग्जाम होंगे क्योंकि वहां पर इंग्लिश भी आती है, मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है, तो इसका वेटेज काफी हाई होता है। ठीक है, उधर जीएस का वेटेज इतना हाई नहीं होता, तो वो एग्जाम आप कह सकते हो कि हाँ मेरा क्लियर हो गया। इस लेकिन इधर ऐसा नहीं, इधर जीएस और इंग्लिश पे मेरिट बन रही है। इंग्लिश में तो खैर आपको एरर वगैरह पता होने चाहिए। जीएस में आपको एब्सोल्यूट नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो ना, अब आप इसमें क्या तुक्का मारोगे, सेंट्रल रेलवे अगर आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज हो जाओगे कोलकाता और हाजीपुर में। कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे ईस्ट सेंट्रल कहाँ कहाँ पड़ेगा, ये क्या बवाल है। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे का पूछ ले, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का पूछ ले, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का पूछ ले, कंफ्यूज हो जाओगे गुवाहाटी है क्या है। ठीक है, तो इस इधर एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए आपको। सारे रेलवे के सारे हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, कौन से कहाँ पड़ेंगे, साउथ ईस्टर्न का कहाँ है, साउथ वेस्टर्न का कहाँ है, सब पता होने चाहिए आपको। ये एब्सोल्यूट नॉलेज कहते हैं इसको। इस चीज का थोड़ा सा संज्ञान में लो, इस बात को जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अदरवाइज आज 6 महीने गुजर जाएंगे, आप फाउंडेशन कोर्स करते रहोगे, बहुत सारी लंबी लंबी वीडियो लेक्चर देखोगे, मैराथन क्लास देखोगे, वन शॉट क्लास देखोगे, कुछ भी नहीं होगा दोस्त इससे। एग्जाम हॉल में वही ढाक के 3 पात रहेंगे, स्कोर नहीं आएगा। स्कोर ऐसे आएगा, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो, उससे टॉपिक निकालो, फिर लूसेंट के माध्यम से खुद से। पर लूसेंट ही तो पढ़नी है यार, इसके लिए क्या दुनिया जहान के आप मैराथन लेक्चर वगैरह करते हो। पढ़ाने को मैं नहीं पढ़ा सकता क्या? लेकिन मुझे इसमें कोई सेंस नहीं दिखती ना, क्या मैं बेतुक का काम करूं जो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। मैं क्या मतलब, खुद नहीं समझ आ रहा का मतलब ये है कि मुझे खुद बेफजूल का काम लग रहा है। वो लूसेंट में जो बात लिखी मैं आपको बता रहा हूँ, अरे खुद ही पढ़ लो यार डायरेक्ट, क्यों प्रोसेस्ड खाना है। मतलब हाथ घुमा के क्यों खाना है, सीधा ही खा लो ना सामने से। तो ये चीज थोड़ा सा आप इस चीज को समझने का प्रयास करो। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन ये भी क्लियरली मेंशन है, हालांकि रिपीटेड भी सवाल है, क्लियरली मेंशन है लूसेंट में। एसिडिफिकेशन क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, और उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, और अपनी वो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, एक गैसेस और होती हैं जो मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब रहती हैं, लेकिन वो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, वार्मिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह हो गई। तो ये सब चीजें थोड़ा आपको खुद इनोवेटिवनेस लाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से। हालांकि मैं समय समय पर एनालिसिस आपको कराता रहूंगा, इस चीज के लिए मैराथन बना सकता हूँ कि हाँ भाई साहब, एक वीडियो में 2019 के सारे सवाल मैंने आपको एनालिसिस करा दिए फटाफट स्पीड में। फिर आपने खुद भी करे तो आपको थोड़ा पता चल गया कैसे करते हैं, फिर आपने लूसेंट के माध्यम से पढ़ लिया। आने वाले दिनों मैंने प्लान करा है कि मैं ऐसी चीज कुछ करूंगा। अब आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है, आप जितना इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो काफ़ी सारे कैंडिडेट से जुड़ जाएंगे, क्योंकि मेरा इतना कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है। और जितना मैंने सीखा है जीएस की फील्ड में रहकर, उतना मैं आपके यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ। बाकी इंग्लिश में तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, इंग्लिश में जहाँ तक मुझे लगेगा कि मदद करने की जरूरत पड़ेगी तो मदद आपकी कर दूंगा मैं। और एक चीज मैं छोटी सी सलाह और दे देता हूँ आपको इंग्लिश के लिए, ताकि आप इंग्लिश में मतलब मेरे तो 75 में 75 इसमें करेक्ट मैं कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, लेकिन आपको भी अगर इतने करेक्ट करने हैं बिना कोई रूल वगैरह याद करे, हालांकि करने चाहिए नहीं तो इसमें हमसे रूल, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। आज से अभी 6 महीने के समय न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, कोई सा भी, इंडियन एक्सप्रेस ले लो या फिर द हिंदू ले लो। मेरा पर्सनल फेवरेट तो द हिंदू है। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, मिंट भी पढ़ सकते हो, जो आपको अखबार अच्छा लग रहा है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पढ़ लो, लेकिन ये दो अखबार अच्छे हैं, मतलब इनका लेवल बहुत अच्छा है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में जो आपको ईडीएम देखने को मिलेंगे, एडिटोरियल वगैरह में ना ईडीएम कभी कभी मेंशन कर देते हैं वो लोग, तो वो ईडीएम आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जैसे 2022 में, जैसे मुझे याद आ रहा है 2022 में 2023 में सीजीएल में एक ईडीएम आया था, कैच 22 सिचुएशन। ठीक है, आपने अब देखना जाकर कैच 22 सिचुएशन। ये लोग इंडियन एक्सप्रेस में द हिंदू में एडिटोरियल में ना बार बार ये लिखते रहते हैं, ये कई बार मेंशन करते हैं, मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन जहां से निकल पाना मुश्किल हो, इसे कैच 22 सिचुएशन कहते हैं। तो ये ईडीएम आपको फिर किताब से नहीं याद करना पड़ेगा, आपने द हिंदू में पढ़ लिया, 1000 मरतबा पढ़ लिया तो आपको याद हो गया। बहुत सारे ऐसे होते हैं, इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसा पता रहता है कि वो जो डेट नहीं दे पाया, दिवालिया हो गया बंदा। तो ये सब चीजें ना आप बाय डिफॉल्ट देख लोगे। आप जब एडिटोरियल पढ़ोगे ना, ठीक है, एडिटोरियल पढ़ोगे ना, तो उससे आपको ना एरर पता चल जाएंगे, इसमें क्या एरर है। ठीक है, और आपकी स्पेलिंग, जो आप स्पेलिंग याद करते फिरते हो कि शॉफर की स्पेलिंग क्या होगी और एकोमोडेट की स्पेलिंग क्या होगी, कंफ्यूजिंग होती है ना ये, हैरासमेंट की क्या होगी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होती है कि डबल आर आएगा कि सिंगल आर आएगा। ये सब स्पेलिंग आपके एडिटोरियल से मजबूत हो जाएंगी। 6 महीना बस ये काम कर लो, मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ, मुझे इसमें कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि इनसे सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये सिलेक्शन के हथकंडे हैं, ये आपको एक्सपीरियंस बंदे बता सकते हैं जिन्होंने बहुत साल गंवाए हैं अपने जीवन के, अपनी जवानी के।
अब जिन लोगों को कोर्स बेचना है वो कोर्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, कोर्स में कुछ नहीं खाना-पूर्ति करते हैं, आपको पढ़ा दिया, आपको समझ आया ना आया उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पैसे मिल गए 200-400 रुपए जो मिल रहे हैं, आपको समझ आया ना आया जयराम जी की भाई कोई मतलब नहीं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा आप लोग संज्ञान में लें और जहाँ पर आपको जेन्युइननेस दिख रही है, उस चीज़ को थोड़ा तवज्जो देने का प्रयास करें और समझें, उस चीज़ को एप्रिशिएट करें। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी आप तारीफ़ करें, लेकिन एटलीस्ट मेरे एफर्ट को एप्रिशिएट करें ताकि आपका भी कुछ भला हो और मेरी जो मेरी मेहनत है ये मुकम्मल हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और कोशिश ये रहेगी कि रोज़ सुबह ऐसी वीडियो आती रहे 6 बजे के आस-पास आपको मिलती रहे एमटीएस एग्ज़ाम से पहले ताकि आपका मोमेंटम बना रहे, ठीक है? अपने भाई की तरह छोटे भाई, बड़े भाई मतलब जो भी समझना है समझ लेना, ठीक है? फ्रेंड की तरह मेंटर, गाइड जो आपको समझना है, टीचर वगैरह जो समझना है समझ लो। भाई बोलो, यार बोलो, जो बोलो बट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, ग्राउंड पे काम होना चाहिए बस दैट्स इट। डेली पढ़ना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके एमटीएस की जॉब मिलेगी, ठीक है? लोग जो कह रहे हैं कहने दो, चाय पिलाना, ये पिलाना, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, तुम तो एटलीस्ट ये कर पाओगे ना। ये जब जिस दिन बन जाओगे ना आपको लोग सैल्यूट करेंगे, ठीक है? मतलब सैल्यूट इन द सेंस कि इन मेटाफोरिकल सेंस, वैसे वाला सैल्यूट नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप उनको उन पे ज़्यादा ध्यान मत दो, चुपचाप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, आपको गाइड करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ और जितनी बातें हैं मैं बैक्ड बाय डेटा बताता हूँ, ठीक है? ये हवा की बातें नहीं है। इससे पहले की वीडियोज़ जो है एमटीएस की वो भी आप देख लो, सारे बैक्ड बाय डेटा है, हवा की बातें कुछ नहीं, सब ज़मीनी स्तर की बातें हैं। अब मैं चाहूँ तो आपको इधर आपको हथकंडे बता दूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? मैंने भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करी है, असिस्टेंट कमांडेंट के मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हैं। मुझे पता है कैसे मतलब करा जाता है, ठीक है? मतलब कैसे गेस वर्क करा जाता है, ठीक है? जैसे आपको गेस वर्क सिखाया जाता है ना कि देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ठीक है? वेट ये वाला क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन देखो, आ जाए कोई बहुत बड़ा धुरंधर सिविल सर्विसेज का और इसको कर दे एलिमिनेट, एलिमिनेट करके भी सवाल गलत हो गया ये, कर दो उसको एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करोगे इसमें? एलिमिनेट ही नहीं कर पाओगे आप। पढ़ के देखो इस क्वेश्चन को, वेग क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं एब्सोल्यूट नॉलेज के ऊपर, क्योंकि अब इन सवालों पे अगर अपनी पूरा दारोमदार करोगे कि मेरा पूरा दारोमदार ऐसे सवालों के ट्रिक्स के ऊपर है, तो हो गया भैया आपका बेड़ा पार, नहीं हो पाएगा भाई, यहाँ एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए। शुद्धि मूवमेंट, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किसने करी, कहाँ करी, मुंबई में करी, बंगाल में करी, ये सब चीजें समझ रहे हो, एब्सोल्यूट नॉलेज है। आई गेस वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो मेरा भाषण अब खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना और अपनी तैयारी करते रहना दोस्तों। बस यही छोटी सी 2-3 चीजें हैं जो आपको, मैं कहाँ चला गया वो, बस यही चीज़ें कि प्रीवियस ईयर पेपर देखो, फिर लूसेंट में वो टॉपिक्स देखो, उनको पढ़ो, उसके बाद मॉक देने का काम अभी 1 महीने बाद करना, पहले ये 2 काम कर लो, ठीक है? पहले 19 का देखना, फिर 20 का देखना, फिर 21 का देखना। ये 3 पेपर देखे, इसका एक सेट बना लिया, वेट दूसरा अच्छा सा पेन ले लेता हूँ। इसका एक सेट बना लिया, फिर इसका दूसरा सेट बना लिया 22, 23, 24 का, बस ये 6 सेट बनाने हैं, 6 ही को याद करना है, इतने भी कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, इतना भी नहीं कर पाते लोग, मैं सच बता रहा हूँ आपको। एनीवेज़ मिलते हैं अगली वीडियो में और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना, लाइक वगैरह कर देना वीडियो को, जो भी करा जाता है इसमें। और इफ आपको लग रहा है कुछ हेल्प हो रही तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।